जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। एमसीक्यू सीरीज के 7वें वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक प्रक्रिया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में। आज का टॉपिक पीजीटी सोशियोलॉजी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का ये जो पहला सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बार बार दोहराई जाने वाली सामाजिक क्रिया को सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए पार्क बर्गेस, ऑप्शन बी लेस्ली व्हाइट, ऑप्शन सी फीचर और ऑप्शन डी में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम उल्लेखित है। तो इस पहले सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी लेस्ली व्हाइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लेस्ली व्हाइट की जो प्रसिद्ध पुस्तक है इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी, इस पुस्तक का आप नोट कर लें। इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी जो लेस्ली व्हाइट से संबंधित है। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए कहा था कि बार बार दोहराई जाने वाली सामाजिक क्रिया को सामाजिक प्रक्रिया कहा जाएगा। दूसरा सवाल है, यह किसने कहा है कि सामाजिक प्रक्रिया दो सामाजिक परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के बीच की कड़ी से कहीं आगे की चीज है? आपको ये बताना है कि ये परिभाषा या ये स्टेटमेंट, ये कथन किससे संबंधित है। इस दूसरे सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जे.एस. राठौर, दूसरा है राल्फ लिंटन, तीसरा है जे.एस. मिल और चौथा ऑप्शन है जे.एस. फीचर। तो इस दूसरे सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी जे.एच. फीचर। जे.एच. फीचर महोदय ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में सामाजिक प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए ये बताने का प्रयास किया था कि सामाजिक प्रक्रिया वास्तव में दो स्थितियों एवं भूमिकाओं के बीच एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है। यहाँ पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि यह दो भूमिकाओं या दो स्थितियों के बीच अंतःक्रिया मात्र नहीं होती है, वास्तव में यह जो है वो इन दोनों से आगे एक कदम या कई कदम आगे की चीज होती है। तो इस तरह से इस दूसरे सवाल का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी जे.एच. फीचर। तीसरा सवाल है, किसी भी सामाजिक प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा एक प्रमुख तत्व है? आपको ये बताना है कि सामाजिक प्रक्रिया के लिए इनमें से कौन एक प्रमुख विशेषता है या एक कौन सा प्रमुख तत्व है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सहयोग, संघर्ष, सामाजिक संपर्क एवं समाज। यानी आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सामाजिक प्रक्रिया के निर्माण के लिए या सामाजिक प्रक्रिया कहा जाने के लिए आवश्यक होता है। तो इस तीसरे सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सामाजिक संपर्क एवं संचार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सामाजिक प्रक्रिया के निर्माण के लिए या किसी भी प्रक्रिया को सामाजिक प्रक्रिया कहे जाने के लिए कम से कम उसमें दो चीज़ें होनी आवश्यक हैं, जिसमें से पहली चीज़ है सामाजिक संपर्क और दूसरा है संचार। यानी आमने सामने की स्थिति में जब दो या दो से अधिक लोग आपस में संपर्क में आते हैं, ये संपर्क चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब कोई सामाजिक संपर्क होता है और उस संपर्क का जो माध्यम होता है वो संचार होता है, यानी भावनाओं का, विचारों का आदान प्रदान होता है, तब उनके इस संबंध को हम लोग सामाजिक प्रक्रिया से संबोधित करते हैं। यानी तीसरे सवाल का जो सही उत्तर है वो है सामाजिक संपर्क एवं संचार सामाजिक प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। चौथा प्रश्न है, लेस्ली व्हाइट ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? इसके लिए 5 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5,
ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4, ऑप्शन डी 7। तो इसमें से सही क्या है आपको ये बताना है। तो इस चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 5। जैसा कि हम लोग जानते हैं लेस्ली व्हाइट ने, जो कि उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी में लेस्ली व्हाइट ने समाज में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को 5 भागों में विभक्त किया था, जिसमें से पहला उन्होंने सहयोग, दूसरा प्रतियोगिता, तीसरा संघर्ष, चौथे में उन्होंने समायोजन और पांचवें प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया को उन्होंने आत्मसात्मीकरण से संबोधित किया था। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि लेस्ली व्हाइट ने ये जो सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में विभाजित किया है, इसमें से 3 को उन्होंने सहयोगी प्रक्रिया या संयोजक प्रक्रिया के रूप में उल्लेख किया है, और 2 जो बाद की जो प्रक्रियाएं हैं उनको उन्होंने विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में उल्लेख किया। यानी सहयोग, समायोजन और आत्मसात्मीकरण जो है वो संयोजक प्रक्रिया है, और प्रतियोगिता एवं जो संघर्ष है वो एक तरह से विभाजक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। 5वां सवाल है, सकारात्मक एवं नकारात्मक संपर्क के रूप में सामाजिक संपर्क का वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन ए है लेस्ली व्हाइट, ऑप्शन बी है गिलिन एंड गिलिन, ऑप्शन सी है डॉसन गेटिस और ऑप्शन डी है पार्क एवं बर्गेस। तो इस 5वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी गिलिन एंड गिलिन। गिलिन एंड गिलिन ने 2 प्रकार के संपर्कों का उल्लेख किया है, जिसमें से पहला है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। यानी गिलिन एंड गिलिन ने सकारात्मक संपर्क उसे कहा है जो सहयोगी प्रक्रिया को जन्म देता है, जैसे समझौता, सहयोग या सात्मीकरण आदि। उदाहरण के लिए यदि आप अपने अध्यापक से समाजशास्त्र पढ़ने के लिए संपर्क करते हैं तो यह सकारात्मक संपर्क होगा। इसके विपरीत नकारात्मक संपर्क असहयोगी अंतःक्रिया को जन्म देता है, जैसे संघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि। तो इस तरह से गिलिन एंड गिलिन के विचार में नकारात्मक जो संपर्क है वो संभावित अंतःक्रिया को नष्ट भी कर देता है। यानी सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक संपर्क का ये जो वर्गीकरण है वो गिलिन एंड गिलिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जागरूकता का नाटकीय संदर्भ की अवधारणा संबंधित है। यानी जागरूकता का नाटकीय संदर्भ की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ग्लेनर वर्स्ट्रास, ऑप्शन बी गिलिन एंड गिलिन, ऑप्शन सी हर्बर्ट ब्लूमर और ऑप्शन डी है थॉमस ग्रीन। तो इस छठे सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ग्लेनर व स्ट्रास। ग्लेनर व स्ट्रास ने ये बताया है कि किसी भी अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों में पारस्परिक जागरूकता का होना परम आवश्यक है, और उन्होंने जागरूकता के 4 रूप बताए हैं, जिसमें से पहला उन्होंने जागरूकता, दूसरा जागरूकता का खुला संदर्भ, दूसरे को उन्होंने जागरूकता का गुप्त संदर्भ, तीसरे को जागरूकता का संदेहास्पद संदर्भ और चौथे प्रकार की जागरूकता को उन्होंने जागरूकता का नाटकीय संदर्भ के रूप में वर्गीकरण किया। तो इस तरह से जागरूकता का जो नाटकीय संदर्भ की जो कॉन्सेप्ट है वो ग्लेनर व स्ट्रास की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो नाटकीय जो जागरूकता होती है इसके लिए पहले संदेहास्पद संदर्भ होना आवश्यक होता है। यानी यह जानकारी होते हुए भी नाटकीय ढंग से उसे आभास नहीं होने दिया जाता है कि उसकी वास्तविक स्थिति जाना जा चुका है। तो इस तरह का जो संदर्भ है वो नाटकीय संदर्भ के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है,
क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये पूछा गया है कि किसने कहा है कि सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयत्न है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैरिल एवं एल्ड्रिज, ऑप्शन बी है फेयरचाइल्ड, ऑप्शन सी है A.W. ग्रीन और ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस। आपको बताना है कि ये जो परिभाषा है इनमें से किस विद्वान के द्वारा दी गई है। तो इस 7वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी A.W. ग्रीन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू ग्रीन महोदय ने सहयोग का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला कोई ऐसा कार्य होता है जिसका कि कोई समान उद्देश्य होता है और इस समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनका जो सामूहिक प्रयत्न होता है उसे हम सहयोग कहते हैं। तो इस तरह से ये जो परिभाषा है वो A.W. ग्रीन से संबंधित है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी A.W. ग्रीन। 8वां सवाल है जिसमें ये पूछा गया है कि समाज संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग है, किसने कहा है। ये क्वेश्चन आप हमारे पहले वाले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम समझते हैं कि आप इसका उत्तर आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैकाइवर पेज, ऑप्शन बी गिन्सबर्ग, ऑप्शन सी ग्राहम समनर और ऑप्शन डी में हर्जलर का नाम दिया गया है। तो इस 8वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मैकाइवर एंड पेज। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मैकाइवर एंड पेज ने सहयोग को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में बताया है और उनका ये कहना है कि दुनिया के हर समाज में एक सहयोग पाया जाता है। जिस समाज के अंतर्गत अक्सर तनाव एवं संघर्ष की स्थिति बनी रहती है उस समाज में भी सहयोग पाया जाता है। सहयोग के अभाव में समाज वास्तव में छिन्न भिन्न हो जाएगा और शायद इसीलिए मैकाइवर एंड पेज ने कहा था कि संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 9वां क्वेश्चन है तृतीयक सहयोग को संघर्ष से उत्पन्न सहयोग के रूप में किस समाजशास्त्री ने स्वीकार किया। यानी प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक समूह सहयोग और तृतीयक सहयोग के रूप में जो सहयोग का वर्गीकरण है वो किस समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पार्क बर्गेस, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी है फेयरचाइल्ड और ऑप्शन डी है A.W. ग्रीन। तो इस 9वें सवाल का जो राइट आंसर है, सही उत्तर है, वो है ऑप्शन डी A.W. ग्रीन। A.W. ग्रीन ने समाज में पाए जाने वाले सभी प्रकार के सहयोगों को 3 भागों में विभाजित किया था। पहले को उन्होंने प्राथमिक समूह सहयोग और दूसरे को द्वितीयक और तीसरे को तृतीयक सहयोग के रूप में उन्होंने उल्लेख किया। यानी और अगर हम लोग प्राथमिक सहयोग और द्वितीयक समूह सहयोग को स्पष्ट करने का प्रयास करें तो ग्रीन का ये कहना है कि जो प्राथमिक सहयोग जो है वो इस प्रकार का सहयोग होता है जो प्रायः प्राथमिक समूहों में पाया जाता है। यानी जहाँ पे घनिष्ठ और आमने सामने के संबंध होते हैं और व्यक्ति और समूह में के स्वार्थ में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, वहाँ पे प्राथमिक सहयोग पाया जाता है। द्वितीयक सहयोग के बारे में ग्रीन का कहना है कि समाज में बहुत से सहयोग स्वार्थवश दिए जाते हैं, जैसे किसी चिकित्सक के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा आर्थिक लाभ के लिए रोगियों का इलाज किया जाता है। तो इस तरह के सहयोग को हम लोग द्वितीयक सहयोग कहते हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो स्वार्थ पूर्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तीसरा जो सहयोग उन्होंने बताया कि जिसको कि उन्होंने तृतीयक सहयोग से संबोधित किया था, इस बारे में उनका कहना है कि यह जो सहयोग होता है वो पहले वाले दोनों प्रकार के सहयोग से भिन्न होता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि इसमें प्राथमिक या द्वितीयक किस्म के सहयोग जो है वो जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ग्रीन का मानना है कि जब दो समूह आपस में स्वार्थवश लड़ते हैं और लड़ाई का परिणाम दोनों के लिए हानिकारक होता है,
तो ऐसी स्थिति में वे कभी कभी समझौता करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कहने का आशय ये है कि ये समझौते से जो स्थिति बनी है वो तृतीयक सहयोग कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तृतीयक सहयोग संघर्ष से उत्पन्न सहयोग की स्थिति का नाम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी AW ग्रीन है। 10वां सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें ये पूछा गया है कि द पेग्विन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है। आपको ये बताना है कि ये जो पुस्तक है वो किस समाजशास्त्री द्वारा लिखी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निकोलस एबरक्रामी, थॉमस हॉब्स, स्टुअर्ट चेज और JS फिचर। तो इस 10वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए निकोलस एबरक्रामी। निकोलस एबरक्रामी ने ये जो पेग्विन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी शब्द का ये जो पुस्तक है इसको उन्होंने 1994 में लिखा है। और इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि समायोजन जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी संघर्ष या तनाव की स्थिति में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बाहर निकल करके सहयोग और समझौते की स्थिति में रहता है। तो इस तरह से ये जो पुस्तक है द पेग्विन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, ये पुस्तक निकोलस एबरक्रामी के द्वारा लिखी गई है। 11वां सवाल है, हड़ताल के बाद मजदूरों एवं मिल मालिकों के बीच में समझौता किस प्रकार का सहयोग कहा जाएगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सर्वोपरि व्यवस्था, ऑप्शन बी है प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है समन्वित समायोजन और ऑप्शन डी है उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन। तो इस 11वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो समन्वित समायोजन और उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन है, ये वर्गीकरण गिलिन एंड गिलिन के द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने समायोजन को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया था। उनका ये कहना था कि यदि 2 समान हैसियत वाले व्यक्तियों के बीच में संघर्ष या प्रतियोगिता होती है और यदि उसे समाप्त करने के लिए कोई एक स्थिति बनती है तो उसे इन्होंने समन्वित समायोजन कहा। इसके विपरीत यदि 2 असमान हैसियत वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष या प्रतियोगिता की स्थिति बनती है और ऐसी स्थिति में यदि कोई समझौता होता है तो उसे उन्होंने उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन कहा। और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि जैसे हड़ताल के परिणाम स्वरूप मजदूरों एवं मिल मालिकों के बीच में समझौता होता है तो इसे हम उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन कहेंगे। तो ये 11वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी। 12वां सवाल है, लेस्ली व्हाइट ने समायोजन के कितने प्रकार बताए। इसमें 4 विकल्प दिए गए, पहला है 3, दूसरा है 7, तीसरा है 5 और चौथा विकल्प है 4। आपको बताना है कि लेस्ली व्हाइट ने समायोजन के कितने प्रकार बताए हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लेस्ली व्हाइट ने जो समायोजन के मुख्य रूप से 5 प्रकार बताए, यानी लेस्ली व्हाइट ने समायोजन के विशेष तौर पर 5 प्रकार के समायोजन की बात कही है, जिसमें से पहला उन्होंने विराम संधि, दूसरा है समझौता, तीसरा मध्यस्थता, चौथा सर्वोपरि व्यवस्था और 5वां है बर्दाश्त। यानी ये 5 तरह के जो है वो समायोजन की बात लेस्ली व्हाइट के द्वारा की गई है। 13वां सवाल है, सहिष्णुता को समायोजन की एक विधि के रूप में वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से पहला है गिलिन एंड गिलिन, दूसरा विकल्प है मैकावर एंड पेज, तीसरा है आगबर्न एवं निमकाफ और चौथा विकल्प है किंग्सले डेविस। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि किस समाज वैज्ञानिक के द्वारा सहिष्णुता को समायोजन की एक विधि के रूप में स्वीकार किया गया।
तो इस 13वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गिलिन एंड गिलिन। गिलिन एंड गिलिन ने समायोजन की बहुत सारी पद्धतियां बताई हैं, लेकिन जिन माध्यमों से व्यक्ति या सामाजिक समूह समायोजन की स्थिति में पहुंचता है, उसको उन्होंने मुख्य रूप से 5 भागों में या 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, जिसमें अगर आप चाहें तो हम आपको बता दें कि ये पहला है उन्होंने शक्ति या बल का प्रयोग, दूसरा है समझौता, तीसरा उन्होंने सहिष्णुता को, चौथे में उन्होंने मत परिवर्तन, पांचवें में उन्होंने अनुकूलन, और छठवें में विवेकीकरण, और सातवां जो है उन्होंने पंच प्रणाली को समायोजन की एक विधि के रूप में वर्गीकृत किया है। तो इस तरह से ये सहिष्णुता जो है वो समायोजन की एक विधि है, इसका वर्गीकरण जो है वो गिलिन के द्वारा किया गया है। 14वां सवाल है जिसमें पूछा गया है कि समाजशास्त्री रॉबर्ट पार्क ने आत्म सात्मीकरण की प्रक्रिया के 4 मुख्य चरण बताए हैं, जिनमें से इनमें से कौन सा नहीं है। यानी आपको बताना है कि रॉबर्ट पार्क ने सामाजिक आत्म सात्मीकरण की प्रक्रिया के मुख्य रूप से 4 चरण बताए हैं और इसमें से कौन सा चरण उसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है संपर्क, ऑप्शन बी है समझौता, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता और ऑप्शन डी है आत्म सात्मीकरण। तो इस 14वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी समझौता। यानी रॉबर्ट पार्क ने सामाजिक आत्मसात्मीकरण के मुख्य रूप से 4 चरण बताए हैं। उनका ये कहना है कि आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया 4 चरणों से होकर के गुजरती है, जिसमें से पहला उन्होंने संपर्क, दूसरा प्रतियोगिता, तीसरा समायोजन और चौथे को उन्होंने आत्मसात्मीकरण से संबोधित किया है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन बी है वो रॉबर्ट पार्क ने इसका उल्लेख नहीं किया है। तो इस 14वें सवाल का जो सही उत्तर हुआ, सही विकल्प है वो ऑप्शन बी है। 15वां सवाल है सीमांत मानव या हाशिए का मानव की अवधारणा किसकी है। आपको ये बताना है कि सीमांत मानव या हाशिए का मानव की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन बी है पार्क बर्गेस, ऑप्शन सी है लेस्ली और ऑप्शन डी है स्टोन क्विस्ट। तो इस चारों विकल्प में से जो सही विकल्प है 15वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी स्टोन क्विस्ट। स्टोन क्विस्ट ने ये बताने का प्रयास किया है, उन्होंने कहा था कि जो आत्मसात्मीकरण की जो प्रक्रिया है वो अक्सर जो है वो अपूर्ण रहती है। कभी कभी ये प्रक्रिया जो है वो पूर्ण नहीं हो पाती है और इस कारण से उनका ये मानना है कि किसी भी नए परिवेश में जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं बदलता है तो इस प्रक्रिया को उन्होंने सीमांत मानव या हाशिए का मानव से संबोधित किया है। स्टोन क्विस्ट की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसको भी आप नोट कर लें। उनकी पुस्तक है द मार्जिनल मैन, यानी मार्जिनल मैन नामक ये जो उनकी पुस्तक है, इस पुस्तक में उन्होंने सीमांत मानव या हाशिए के मानव की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन किया था और इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सीमांत मानव वह है जो एक साथ दो भिन्न भिन्न जीवन प्रणालियों में दोनों में से किसी एक के साथ पूरी तरह से संबंध स्थापित किए बिना हिस्सा लेता है। यानी ये जो स्टोन क्विस्ट महोदय हैं उनका ये कहना है कि सीमांत मानव एक खिचड़ी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति न पूरी तरह से ग्रामीण है और न पूरी तरह से शहरी है, या कोई व्यक्ति न तो पूरी तरह से भारतीय है और न पूरी तरह से विदेशी है, तो ऐसे लोगों को सीमांत मानव या हाशिए का इंसान कहा जाता है। 16वां सवाल है समाजशास्त्रियों के अनुसार आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया की 3 प्रमुख बाधाएं हैं और उनमें से कौन संबंधित नहीं है। यानी आपको ये बताना है कि आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया की जो 3 प्रमुख बाधाएं हैं उनमें से
कौन सी बाधा है जो जिसमें जो कि प्रश्न में उल्लेखित नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रजातीय भिन्नता, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है संस्कृति और ऑप्शन डी है धर्म। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस जो 16वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी संस्कृति। समाज शास्त्रियों ने सामाजिक ये जो आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया है उसकी 3 मुख्य बाधाएं बताई हैं। जैसे कि उनका ये कहना है कि धर्म, भाषा और प्रजातीय भिन्नता, ये आत्मसात्मीकरण प्रक्रिया की 3 प्रमुख बाधाएं हैं। यानी ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये जो है वो आप आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया की 3 प्रमुख बाधाएं हैं। और ऑप्शन सी जो है वो इससे संबंधित नहीं है। तो इस 16वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी संस्कृति। 17वां सवाल है जिसमें ये पूछा गया है कि नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन की अवधारणा किससे संबंधित है। आपको ये बताना है कि नियंत्रित और अनियंत्रित नियंत्रित और अनियंत्रित जो प्रतियोगिता है वो प्रतियोगिता किसके द्वारा दी गई है, ये अवधारणा किससे संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मैकावर, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी गिलिन एंड गिलिन और ऑप्शन डी है लेस्ली। तो इस 17वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने समाज में प्रतियोगिता के अस्तित्व को स्वीकार किया है। लेकिन वे जो है वो मार्क्स के विपरीत यह कहते हैं कि प्रतियोगिता जो होती है एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो पूंजीवादी समाज में ही नहीं बल्कि अन्य समाजों में भी पाई जाती है। और इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया कि मनुष्य को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वे सीमित है और उसकी ज़रूरतें भी अनंत होती हैं। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने 2 प्रकार की प्रतियोगिता की बात कही है, जिसमें से पहले को उन्होंने नियंत्रित प्रतियोगिता और दूसरे को उन्होंने अनियंत्रित प्रतियोगिता के रूप में उल्लेखित किया है। तो इस तरह से जो 17वां सवाल है, इस 17वें सवाल का 17वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। 18वां सवाल है जिसमें ये बताना है कि उषा कंपनी एवं खेतान कंपनी द्वारा अपने अपने पंखे को बाजार में अधिक से अधिक बेचने की प्रतियोगिता को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए है अवैयक्तिक प्रतियोगिता, ऑप्शन बी है अनियंत्रित प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है बाजारी प्रतियोगिता और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत प्रतियोगिता। तो इसमें ये आपको बताना है कि ये जो कंपनी 2 अलग अलग कंपनियों के द्वारा अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेचने के लिए जो प्रतियोगिता की जाती है उसको किस प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। तो इस 18वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए अवैयक्तिक प्रतियोगिता। अवैयक्तिक प्रतियोगिता और वैयक्तिक प्रतियोगिता के रूप में ये जो प्रतियोगिता का वर्गीकरण है वो गिलिन एंड गिलिन से संबंधित है, जिसमें उन्होंने प्रतियोगिता को वैयक्तिक और अवैयक्तिक प्रतियोगिता के रूप में 2 भागों में विभाजित किया था। और उनका ये कहना है कि ऐसी प्रतियोगिता जिनके बीच में कोई आमने सामने का संबंध नहीं होता है उस प्रतियोगिता को हम लोग अवैयक्तिक प्रतियोगिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतियोगिता का संबंध निम्न में किससे है। ऑप्शन ए बाजार, ऑप्शन बी समूह संरचना, ऑप्शन सी मूल्य व्यवस्था और ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। तो आपको ये बताना है कि प्रतियोगिता का संबंध किससे होता है और इस 19वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। समाज में प्रतियोगिता क्यों होती है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में किसी समाज में सहयोग की अधिकता है तो किसी समाज में प्रतियोगिता की। ये जो प्रतियोगिता क्यों होती है इसका उत्तर देते हुए गिलिन एंड गिलिन ने बताया था
कि प्रतियोगिता वास्तव में इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज की मूल्य व्यवस्था और समूह संरचना कैसी है। यानी जिस तरह से समाज की मूल्य व्यवस्था और समूह संरचना होगी, उसी तरह से समाज में पाई जाने वाली जो प्रतियोगिता होगी उसका भी स्वरूप उसी के अनुसार निर्धारित होता है। तो इस तरह से प्रतियोगिता के लिए समूह संरचना और मूल्य व्यवस्था का होना दो महत्वपूर्ण आधार है, और इनके आधार पर ही किसी समाज में प्रतियोगिता का जो स्वरूप है वो निर्धारित होता है। 20वां प्रश्न है, संघर्ष आपसी अंतःक्रिया का वह प्रकार है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को विनाश कर या फिर अप्रभावी बनाकर समाप्त करने की चेष्टा करते हैं। संघर्ष के बारे में यह कथन किससे संबंधित है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए। ऑप्शन ए है J.H. फिशर, ऑप्शन बी है किंग्सले, ऑप्शन बी है मैकाइवर, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस और ऑप्शन डी है गिलिन एंड गिलिन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो परिभाषा है, ये जो कथन है वो J.H. फिशर से संबंधित है। तो इस तरह से ये 20वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए J.H. फिशर। 21वां सवाल है, सहयोग संघर्ष अविच्छिन्नता की अवधारणा किसने दी है? सहयोग संघर्ष अविच्छिन्नता की अवधारणा किसने दी है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ग्राहम समनर, दूसरा है J.H. फिशर, तीसरा है गिलिन एंड गिलिन और चौथा है लेस्ली। आपको ये बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने सहयोग संघर्ष अविच्छिन्नता की कॉन्सेप्ट दी है। तो इस 21वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी लेस्ली। लेस्ली महोदय ने, उनका ये कहना था कि यद्यपि संघर्ष जो है वो एक विरोधी प्रक्रिया है, फिर भी यह सहयोग से पूरी तरह से अलग नहीं है। यानी सहयोग और संघर्ष जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ संघर्ष है वहाँ सहयोग है और जहाँ सहयोग है वहाँ संघर्ष है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि कोई भी समाज न तो निरंतर संघर्ष की स्थिति में रह सकता है और न हमेशा सहयोग की स्थिति में रह सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सहयोग संघर्ष अविच्छिन्नता की अवधारणा दी थी या उसकी बात कही थी। तो इस तरह से ये जो 21वां सवाल है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लेस्ली। तो आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। इस स्क्रीन पर आपको इस जो सारे सवाल पूछे गए हैं 1 से लेकर के 21 तक, उन सही सवालों का उत्तर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उत्तरमाला के रूप में। तो आप इसको स्क्रीन शॉट लेकर के आप इस वीडियो को दोबारा सुने और अपनी तरफ से इस प्रश्न का हल करने का प्रयास करें और देखें, कोशिश करें कि आप कितने सवालों का सही उत्तर आप दे पाते हैं। तो अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे दूर दूर तक भेजें, जिससे और दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और अंत में हम कहना चाहेंगे कि आप जो है वो अगर आपको अपने जो बहुमूल्य सुझाव हैं, जो कमेंट्स हैं, वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपने इन सुझावों को, कमेंट्स को आप वहाँ पर टाइप करें। आपके सुझावों से, आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और मार्गदर्शन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही।